नमस्कार डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। इसका मतलब यदि आप कठिन परिश्रम कर रहे हो तो कठिन परिश्रम का कोई भी इसको प्रतिस्थापित नहीं कर सकता, कोई भी इसका विकल्प नहीं है। इसलिए जीवन में कठिन परिश्रम करते हो। यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई को अच्छे से करो। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा पढ़ रहे हो, थोड़ा और कुछ कर रहे हो। पढ़ाई यदि करो, उस पर फुल्ली कंसंट्रेट हो। यदि आप सही से पढ़ाई करते हो, अवश्य ही सफलता आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। इसके पहले के सभी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? n का मान ज्ञात कीजिए ताकि a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन बाई ए की पावर n प्लस बी की पावर n a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य हो। a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य हो ना, तो ये बोल रहा है कि ये नंबर, ये जो संख्या लिखा हुआ है, ये क्या है? a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य हो। तो हम लोग जानते हैं a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य क्या होता है? रूट ओवर ए बी। यदि दो संख्याएं ए बी है तो उसका गुणोत्तर माध्य ए बी रूट ओवर ए बी होता है। तो हम लोग इसको बराबर कर देंगे ए की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन बाई ए की पावर n प्लस बी की पावर n। ठीक है, इतना करना है। हम लोग समांतर श्रेणी में भी इसी तरह के क्वेश्चन किए थे कि n का मान ज्ञात कीजिए यदि, ताकि ये ए तथा बी के बीच समांतर माध्य हो। तो हम लोगों ने वहाँ पे क्या किया था? ए की पावर n प्लस वन, मतलब जो भी ये नंबर रहेगा इसको बराबर कर देंगे किसके? ए और बी का समांतर माध्य क्या होता है? ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ पे भी हम लोग करेंगे इसको। अब n की वैल्यू कैसे निकालोगे? जैसे मैंने समांतर श्रेणी में निकाला था वैसे यहाँ पे निकालेंगे। तो मैं डायरेक्ट इसका सोल्यूशन पे आता हूँ, वहाँ पे बताता हूँ। इसमें कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है कि इसको बराबर कर दोगे रूट ओवर ए बी के। देखो, मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कैसे करना है। ए और बी के बीच गुणोत्तर माध्य क्या होता है? रूट ओवर ए बी। तो हम लोग इसको रूट ओवर ए बी के बराबर कर देंगे, अंडर रूट ए बी के बराबर कर दिया। फिर इसको हम लोग लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बराबर रूट ओवर ए बी ए की पावर n प्लस बी की पावर n, इतना हो गया। अब ए की पावर ए बी को हम लोग लिख सकते हैं ए की पावर हाफ इंटू बी की पावर हाफ, इसको लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा, जब इसको गुणा करेंगे तो ए की पावर हाफ प्लस n मीन्स ए की पावर n प्लस हाफ, और बी की पावर हाफ तो ऐसे रहेगा। फिर जब इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो हो जाएगा ए की पावर हाफ बी की पावर n प्लस हाफ, इतना हो गया ना। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ए की पावर n प्लस हाफ, ये वाला टर्म को इधर ले जाएंगे तो ए की पावर n प्लस वन माइनस ए की पावर n प्लस हाफ बाई इंटू बी की पावर हाफ ना, ये इतना हो गया। मतलब ये वाला टर्म मैंने इधर लाया, उसके बाद इसको मैं इधर लाऊंगा, इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन के साथ आएगा। बट हम लोगों ने यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लिया है, तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये वाला यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा ना। तो ए की पावर हाफ बी की पावर एन प्लस हाफ माइनस बी की पावर एन प्लस वन, इसको मैंने माइनस इसलिए कॉमन लिया ताकि जब मैं अगला स्टेप बढ़ूँ ना, जब यहाँ पे दोनों पक्ष में जब कॉमन लूँ तो यहाँ पे देखो ए की पावर हाफ माइनस बी की पावर हाफ आ रहा है, तो यहाँ भी ए की पावर हाफ माइनस बी की पावर हाफ है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस पहले से ही कॉमन ले रखा है। ठीक है, यदि हम माइनस कॉमन नहीं लेते तो क्या होता? इतना रहता बी की पावर एन प्लस वन, माइनस आके इतना हो जाता। बट इसमें मैंने माइनस कॉमन ले लिया है तो ये वाला नंबर प्लस हो जाएगा और ये वाला नंबर माइनस हो जाएगा। ठीक है, वही है यहाँ पे। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो ए की पावर एन प्लस वन, तो यहाँ पे मैंने ए की पावर एन प्लस हाफ को कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? ए की पावर हाफ बचेगा ना, क्योंकि मैं जो कॉमन लूँगा उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ए की पावर एन प्लस वन को जब आप ए की पावर एन प्लस हाफ से डिवाइड करोगे तो आप जानते हो भाग में घाते घट जाती है ना, तो एन प्लस वन में से जब इसको माइनस करोगे तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस हाफ दैट इज हाफ, एक बट्टी दो बचेगा ना, ए की पावर हाफ। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे मैंने बी की पावर एन प्लस वन बाई टू कॉमन लिया, तो यहाँ ए की पावर हाफ माइनस बी की पावर हाफ। अब इस पूरे पद में देखो ए की पावर हाफ माइनस बी की पावर हाफ कॉमन दिख रहा है, तो ए की पावर हाफ माइनस बी की पावर हाफ को कॉमन लिया तो यहाँ बच गया ए की पावर एन प्लस वन बाई टू माइनस बी की पावर एन प्लस वन बाई टू बराबर जीरो, इतना आ गया। अब देखो इसको बराबर जीरो करोगे, इसको बराबर जीरो करोगे ना, देखो ए की पावर हाफ माइनस बी की पावर हाफ जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये जीरो तभी होगा जब ए और बी बराबर हो। ठीक है, ए और बी जब बराबर होगा तभी ये जीरो होगा। देखो ना, दो संख्या, ये जीरो कब होगा? जब ए बराबर बी, बट ये ए बराबर बी हो नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन में बोला है दो विभिन्न संख्याएं हैं ना, तो ए बराबर बी नहीं हो सकता, इसलिए ये जीरो नहीं होगा था, ये वाला जीरो करना पड़ेगा। ये जीरो करो तो ए की पावर एन प्लस वन बाई टू बराबर हो जाएगा बी की पावर एन प्लस वन बाई टू, इतना हो गया। अब इसको इधर लाओगे तो ए बाई बी पावर एन प्लस वन बाई टू, तो इधर वन है तो वन को आप लिख सकते हो ए बाई बी पावर जीरो, ए बाई बी पावर जीरो। अब देखो यहाँ पे आधार समान है तो घातों की तुलना कर दो,
n प्लस हाफ इजकल टू 0, तो n इजकल टू माइनस हाफ, ये हो गया आंसर। तो मैं n की वैल्यू क्या होना चाहिए, n बराबर यदि मैं माइनस हाफ रखूँगा तो जो नंबर दिया होता है ए की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन बाई ए की पावर n प्लस बी की पावर n, वो ए और बी का गुणोत्तर माध्य हो जाएगा। ठीक है, उसको आप लोग चेक भी कर सकते हो। n इजकल टू माइनस हाफ रखोगे तो उसकी वैल्यू कितना आना चाहिए, रूट ओवर ए बी आना चाहिए। किसकी वैल्यू देख लो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इसमें अगर n इक्वल टू माइनस आप रखोगे तो देखोगे कि ये वैल्यू रूट ओवर ए बी आएगा, तभी हम लोग बोल पाएंगे कि ये नंबर ए और बी का गुणोत्तर माध्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ से नोट करना चाहो तो नोट कर लो एक बार, मैं इसको पूरा इरेज कर दे रहा हूँ। अगला है यदि आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो और नोट करो, इसको भी नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का गुणनफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, तो दिखाइए कि संख्याएं इतना के अनुपात में है। ठीक है, तो दो संख्याओं बोला तो हम लोग मान लेते हैं दो संख्याएं ए और बी हैं। ठीक, दो संख्याओं का योगफल, योगफल क्या हो जाएगा ए प्लस बी, दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। 6 टाइम्स गुणोत्तर माध्य क्या होगा, रूट ओवर ए बी, हमको इतना पता है। ठीक है, तो दिखाइए कि संख्याएं इतना के अनुपात में है, तो कैसे आप लोग इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करना देखेंगे। मीन्स हमको निकालना क्या है, ए और बी का अनुपात, मीन्स ए बाई बी निकालना है। ओके, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो बताते हैं आपको। मान लीजिए संख्या ए और बी हैं, तब ए और बी का गुणोत्तर मान जाएगा रूट ओवर ए बी, और ए प्लस बी बराबर 6 रूट ओवर ए बी, ये हो गया प्रश्नानुसार, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य के 6 गुना है ना, इतना हो गया। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इधर प्लस टू रूट ओवर ए बी करेंगे और इधर भी प्लस टू रूट ओवर ए बी। क्यों, मैंने यहाँ पे प्लस मीन्स दो रूट ओवर ए बी, दो अंडर रूट ए बी, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ऐसा मैंने क्यों किया बताता हूँ बाद में। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस टू अंडर रूट ए बी, इतना हो गया। इधर भी जब टू अंडर रूट ए बी ऐड करोगे तो 8 रूट ओवर ए बी हो जाएगा। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि इसको मैं पूर्ण वर्ग के रूप में लिख सकूँ। क्या लिख सकूँ, पूर्ण वर्ग। तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ए होल स्क्वायर, ए को लिख सकते हैं ना अंडर रूट ए होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, और ये टू रूट ओवर बी, तो ये बन जा रहा है रूट ए होल स्क्वायर प्लस रूट बी होल स्क्वायर प्लस टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए बी, मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मेट में है ना, बट ए की वैल्यू क्या है अंडर रूट ए और बी की वैल्यू अंडर रूट बी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी होल स्क्वायर बराबर 8 अंडर रूट ए बी, इतना हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ये हो गया, इतना आ गया ना, और इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, मीन्स दोनों पक्षों में टू अंडर रूट ए बी घटाने पर, जब इसको मैं घटाऊंगा क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस टू अंडर रूट ए बी, और ये हो जाएगा 4 अंडर रूट ए बी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी होल स्क्वायर, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, इसको लिखा वैसे इसको लिख दिया। अब देखो इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि जब मैं समीकरण एक और दो को भाग दूंगा तो अंडर रूट ए प्लस रूट अंडर रूट बी होल स्क्वायर बटे अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी होल स्क्वायर बराबर 8 अंडर रूट ए बी बटे 4 अंडर रूट ए बी, मीन्स 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, जब 2 आ गया तो मैं दोनों पक्षों का वर्गमूल लूंगा यहाँ पे, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर ये हो जाएगा क्या अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बटे अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बराबर रूट ओवर 2, अंडर रूट 2 बटे 1 भी लिख सकते हैं इसको, इतना हो गया ना। अब इसका फायदा ये होगा, हमको निकालना क्या है ए बाई बी। अब हम इसमें यदि योगांतरण अनुपात लगाएंगे तो एक बार ऊपर ए बचेगा नीचे बी बचेगा। पहले योगांतरण अनुपात क्या होता है देखो, योगांतरण अनुपात होता है, देखो इतना आया ना, योगांतरण अनुपात होता है मीन जैसे मान लो ए और बी है, ए बाई बी बराबर सी बाई डी, अगर हम लोग यहाँ पे योगांतरण अनुपात लगाएंगे तो इसका मतलब ये होता है कि एक बार अंश में बी हर को जोड़ो और एक बार अंश में हर को घटाओ, ऐसा हो गया। ऐसे इधर भी कर दो, एक बार अंश में हर को जोड़ो और एक बार अंश में हर को घटाओ, इस तरीके से योगांतरण अनुपात होता है। मीन्स अंश बटे हर, कोई भी भिन्न लिखा हुआ है ना अंश बटे हर, एक बार योग करो एक बार अंतर करो, योगांतर अनुपात, योग अंतर अनुपात में उसका अनुपात के रूप में लिख दो। ठीक, तो हम लोग वही यहाँ भी करेंगे। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी है तो एक बार मैं हर को जोड़ दिया, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बटे एक बार मैं हर को घटा दूंगा अंश में से, तो अंश माइनस हर,
ऐसे इधर भी करेंगे, एक बार अंडर रूट टू में एक को ऐड करेंगे, एक बार अंडर रूट टू में एक को घटा देंगे। इतना हो गया। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये माइनस रूट ओवर ए होगा और ये बी प्लस में हो जाएगा, टू रूट अंडर रूट ए बी, टू अंडर रूट ए, टू अंडर रूट बी, और इधर आ जाएगा, ये तो ऐसे रहेगा, तो इधर हो गया, टू से टू कैंसिल होगा तो अंडर रूट ए बटे अंडर रूट बी, बट हमको निकालना क्या है, ए बाई बी निकालना है। निकालना क्या है, ए बाई बी ना, तो दोनों पक्षों को स्क्वायर कर दो, तो ए बाई बी बराबर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट टू प्लस वन बाई अंडर रूट टू माइनस वन होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर मीन्स टू प्लस बी स्क्वायर मीन्स वन प्लस टू ए बी मीन्स टू अंडर रूट टू, तो ये हो जाएगा थ्री प्लस टू रूट टू, थ्री प्लस टू रूट टू आ गया ना। ऐसे ही जब टू माइनस टू ए बी करोगे तो थ्री माइनस टू अंडर रूट ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो ए बाई बी बराबर तीन प्लस टू रूट टू बटे तीन माइनस टू रूट टू, यही हमको प्रूव करना था, देख लो। तो लिख देना हैंस प्रूव्ड। तो मीन्स इसमें थोड़ा अलजेब्रिक कैलकुलेशन है, मीन्स अगर आप कैलकुलेशन देख लेते हो तो सॉल्व कर लोगे। देखो यही प्रूव करना था ना, थ्री प्लस टू अंडर रूट टू अनुपात है थ्री माइनस टू अंडर रूट टू, ठीक है ना। इस तरीके से इसको कर सकते हो। अब देखो आपको नोट करना है, नोट कर लो, मैं स्क्रीन को क्लियर कर दे रहा हूँ एकदम, नोट कर लो, पॉज कर लो वीडियो को, नोट कर लो, ठीक है। इसको भी नोट कर लो। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी उसी कॉन्सेप्ट पे है, थोड़ा मतलब उसी से मिलता जुलता है। यहाँ पे दिया हुआ है, यदि ए तथा जी दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य हो तो सिद्ध कीजिए कि संख्या इतना है। मीन्स वहाँ पे हमको क्या दिया था, हमको एक कंडीशन दिया हुआ था कि दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, ठीक। यहाँ पे वही कंडीशन दिया हुआ है, बोला कि समांतर माध्य, तो मतलब समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। ए तथा जी दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य है ना। तो हम लोग मान लेंगे, तो मान लेते हैं दो संख्या क्या है, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, इसके बीच का समांतर माध्य हमको पता है। समांतर माध्य कितना दिया हुआ है, बोला है कि दो संख्याओं के बीच का समांतर माध्य कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए बराबर मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी बाई टू, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। उसी तरीके से g बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि g क्या है, दो संख्याओं के बीच का गुणोत्तर माध्य, अतः g बराबर रूट ओवर ए बी, ए बराबर ए प्लस बी बाई टू, इतना हो गया। हमको निकालना है कि उन संख्याओं का अनुपात क्या है ना, ए और बी का अनुपात, तो ठीक है। इसको निकालने के लिए हमको मतलब दो इक्वेशन पता है और ए और बी का अनुपात निकालना है, और अनुपात किसके पद में निकालना है, ए और जी के पदों में, ठीक। मतलब हमको ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और जी की वैल्यू निकालना है। तो जैसे मैंने वहाँ पे किया था उसी तरीके से यहाँ भी करूँगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक इक्वेशन लिखते हैं, आप इसको ध्यान से देखो, शायद आपको समझ में आएगा ये। हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ए प्लस बी बाई टू होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए बी होल स्क्वायर, यही होगा। इसको मैंने क्यों किया, देखो आपको प्रूफ क्या करना है, ए प्लस माइनस रूट ओवर ए प्लस जी ए माइनस जी मीन्स ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर हमको वहाँ पे लाना है, तो इसलिए मैंने इसको लिखा है, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो ए प्लस बी बाई टू होल स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी होल स्क्वायर बाई फोर माइनस ये हो जाएगा ए बी, ये उधर जाएगा फोर ए बी मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ना, माइनस फोर ए बी डिवाइड बाई फोर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी बाई फोर आएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई फोर, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ये आएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर बाई फोर, क्या ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर आ गया ना। और मैं यदि ए माइनस बी बाई टू निकालूँ, मतलब दोनों बच्चों को अंडर रूट ले लूँ, ये किसकी वैल्यू है, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, यदि मैं दोनों पक्षों का अंडर रूट ले लूँ तो हमको मिल जाएगा ए माइनस बी बाई टू इजकल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है। इतना मिल गया। अब यदि मैं समीकरण, यदि मैं उसको समीकरण मान लेता हूँ कि ये हो गया समीकरण एक और ये हो गया समीकरण दो। अब यदि मैं यहाँ से ए माइनस बी बाई टू में हमको पता है ए की वैल्यू यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, तो हमको मिल जाएगा समीकरण एक और तीन, मीन्स देखो यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी बाई टू और इसको मान लो तीन है, ठीक है। समीकरण एक और
समीकरण 1 और 3 को देखो, यहाँ पे a प्लस बी बाई टू वैल्यू पता है और यहाँ पे a माइनस बी बाई टू वैल्यू पता है। अगर मैं दोनों को ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, b बाई टू से b बाई टू कैंसिल हो जाएगा, a बाई टू से मिलकर a बाई टू a बन जाएगा ना। तो a बराबर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ये आ गया एक वैल्यू। जब आपको a पता है तो b कैसे निकाल लोगे, इसी में से एक में से 3 को घटा दो तो b से b जुड़ जाएगा, b इक्वल टू यहाँ बचेगा a माइनस रूट ओवर a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक, तो a और b आपको यहाँ से मिल जाएगा। देख लो इसका सोल्यूशन, देखो समझ में आ जाएगा। क्या कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जा रहा है ना, बोर्ड में जगह नहीं था उतना पर्याप्त, तो यहाँ समझा देता हूँ मैं। मान लीजिए संख्याएं और भी हैं, a प्लस बी बाई टू ए दिया, रूट ओवर ए भी दिया ना, तो हम लोग a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर पहले निकालते हैं। ये क्या होगा, a स्क्वायर में a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई टू माइनस रूट ओवर ए बी होल स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ से मिल गया a माइनस बी होल स्क्वायर बाई फोर। यदि मैं दोनों पक्षों का अंडर रूट लूँगा तो ये हो जाएगा a माइनस बी बाई टू इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब समीकरण 1 और 3 को देखो, ये समीकरण 1 है, ये 3 है। जब दोनों को जोड़ोगे तो b बाई टू से b बाई टू कट जाएगा, यहाँ पे a बचेगा, a बराबर a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर। ऐसे जब एक में से 3 को घटाओगे तो घटाने में साइन चेंज हो जाता है, तो a बाई टू से बाई टू कट जाएगा, मीन्स सिर्फ b बचेगा, b बराबर a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, सॉरी ना। इसलिए संख्याएं ए बी को a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बराबर इतना से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये संख्याएं क्या होंगी, a या तो a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर होगा या a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे सॉरी मैं शायद अनुपात पढ़ दिया था तभी, बट अनुपात नहीं पूछा, संख्याएं a प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी ए माइनस जी ना। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, अनुपात था, बट यहाँ पे अनुपात नहीं पूछा है, पूछा संख्याएं क्या होंगी ना। तो a प्लस माइनस मीन्स एक संख्या होगी a प्लस अंडर रूट ए प्लस जी ए माइनस जी और दूसरी संख्या ए माइनस बी, सॉरी, ठीक है ना। तभी वो मैं गलती से अनुपात पढ़ दिया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात दुगनी हो जाती है। यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, चौथे तथा 90 घंटों बाद क्या होगी। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में करना क्या है। पूछा यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे, तो प्रथम मान लो अभी 30 है, और बोल रहा है कि प्रत्येक घंटे पश्चात दुगनी हो रही है, मीन्स ये गुणोत्तर श्रेणी फॉर्मेशन बन रहा है ना, हर घंटे बाद r टाइम्स बढ़ रही है, मीन्स इसका सारानुपात कितना होगा, 2 होगा। समझ में आया ना क्वेश्चन, r बराबर कितना है, 2। तो बोला क्या है, बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, चौथे तथा 90 घंटे में बाद क्या होगी। दूसरे मीन्स T2 निकालना है, T2 क्या होगा, AR की पावर 2 माइनस 1 दैट इज 330 इंटू 2 मीन्स 60 दूसरे घंटे बाद। चौथे घंटे बाद क्या होगा, T4 AR की पावर 4 माइनस 1 मीन्स AR क्यूब दैट इज 30 इंटू 2 क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 2 40 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 90 घंटों, n घंटे में कितना हो जाएगा, टी एन क्या होगा, ए आर की पावर n माइनस 1 दैट इज ए कितना है 30, आर कितना है 2 की पावर n माइनस 1। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, सॉरी, तो हो जाएगा 30 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1 को सॉल्व करो कितना हो जाएगा, 30 इंटू ये हो जाएगा आंसर 90 घंटे बाद ना, हाँ। तो आंसर आ गया आपका, यहाँ पे देखो जीपी बन रहा है किसी, तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, चौथे तथा 90 घंटे बाद क्या होगी ना। तो दूसरे घंटे बाद मीन्स दूसरा पद पूछा है आपको, यहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक हो गया है। प्रथम पद 30 है, किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात दोगुनी हो जाती है, तो मीन्स ये पहले घंटे में 30 है, यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित हो तो पहले घंटे बाद इसकी संख्या हो जाएगी 30, ठीक है, 30 इंटू 2 हो जाएगी ना, क्योंकि एक घंटे बाद दोगुना हो जा रही है, ठीक है। देखो इसमें ये गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मेशन होगा, बट एक्चुअल में थोड़ा इसमें डिफरेंस होगा। डिफरेंस इसलिए क्रिएट हो रहा है, यदि आप ऐसा करोगे ना तो गलत हो जाएगा। क्यों, देखो गुणोत्तर श्रेणी यहाँ पे बन रही है, बट आप गलती क्या करोगे, जैसे अभी करोगे मतलब ए आर पावर एन माइनस ऐसे करोगे ना, गलत हो जाएगा। गलती यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे बोला है प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे, मीन्स पहले 30 थे, पहले घंटे, उसके बाद एक घंटे बाद कितना हो जाएगा, एक घंटे बाद दोगुना मीन्स 30 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जस्ट जीपी की तरह नहीं सोचना है,
यहाँ पे इस क्वेश्चन में लॉजिक यही है, पहले मीन्स प्रारंभ में 3 हो गया, इनिशियल मीन्स इसको आप A0 बोल दो, इनिशियल वैल्यू। पहले घंटे में कितना हो जाएगा 30 इंटू 2, 1 घंटे बाद ना। ऐसे 2 घंटे बाद क्या हो जाएगा 30 इंटू 2 स्क्वायर, ठीक। और 3 घंटे बाद 30 इंटू 3 स्क्वायर, इस तरीके से 3 पावर n इस तरीके से बढ़ेगा। यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मेशन हो रहा है, बट मतलब एक्चुअल सेंस में आप गुणोत्तर श्रेणी नहीं लगा सकते कि मतलब A पावर n माइनस लगा दो, क्योंकि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया है, उसके बाद दुगुना हो रहा है, मीन्स 1 घंटे बाद दोगुना हो जाएगा, 2 घंटे बाद 4 गुना हो जाएगा। इस तरीके से करना है। तो देखो कैसे करना है। देखो मैंने वहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी इसलिए लगा के बताया ताकि आप भी गलती करो, नहीं तो अभी नहीं गलती करोगे तो एग्जाम में गलती करोगे, ठीक है ना। देखो प्रारंभ में बैक्टीरिया की संख्या बराबर 30 है, प्रत्येक घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या दोगुनी हो जाती है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, सारानुपात 2 है ना। दूसरे घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या कितना होगी AR²। बट आप बोलोगे सर T2 तो AR पावर n माइनस 1 होता है। तो देखो हमको T2 नहीं निकालना है, गुणोत्तर श्रेणी पहले समझो, ये स्पेशल टाइप की गुणोत्तर श्रेणी है। मीन्स इनिशियल वैल्यू 30 थी और 1 घंटे बाद 30 इंटू 2, 2 घंटे बाद 30 इंटू R² ना। तो इस तरीके से 30 इंटू ये 2 स्क्वायर है तो 120 हो जाएगा। और ऐसे 4 घंटे बाद 2 की AR पावर 4 ना, मीन्स 30 इंटू 2 पावर 4 दैट इज 480। और n घंटे बाद AR पावर n मीन 30 इंटू 2 पावर n, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन बहुत आसान है बट लैंग्वेज इसका थोड़ा डिफरेंट है। जनरली बच्चे इस क्वेश्चन में ऐसे ही गलती करेंगे, मीन्स प्रथम पद A मानेंगे और R मान के सॉल्व कर, जैसे मैंने आपको बताया एक बार गलती करके, ठीक है। अब देखो 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है इसमें, लास्ट 2 क्वेश्चन। पहले 31 करो, 500 रुपये का धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर 10 वर्षों बाद क्या हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग बहुत पढ़े हो, 7th 8th में पढ़े होगे ना, कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मतलब क्या होगा, तो ओके वैल्यू क्या होगा मेसदम के बराबर होगा। तो वेरी सिंपल है, ए बराबर आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, ए बराबर P 1 + R/100 होल पावर n, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे इसको। तो देखो इसमें कुछ बताने का नहीं यार, आप लोग बहुत पहले से पढ़े हो, मैं एक बार बस हाईलाइट कर दे रहा हूँ। माना ए मिश्र धन, पी मूलधन, R% प्रतिशत ब्याज की दर से तथा n वर्ष का समय हो तो ए बराबर P 1 + R/100 पावर n होता है, ठीक है। अब यहाँ पे P दिया हुआ है 500, R दिया हुआ 10%, n दिया 10 वर्ष, तो वैल्यू रख दो, आप पा जाओगे 500 1.1 पावर 10। इसको आप सॉल्व करोगे, बट जरूरी नहीं है, बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इतना छोड़ दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये द्विघात समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए द्विघात समीकरण का। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य क्रमशः 8 तथा 5 है तो द्विघात समीकरण याद कीजिए। तो मैं मान लेता हूँ कि मूल क्या है अल्फा बीटा, मैं माना कि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा कामा बीटा है, तो उसका समांतर माध्य दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 8, और गुणोत्तर माध्य दिया हुआ है मीन्स अंडर रूट अल्फा बीटा, ये कितना दिया हुआ है 5। तो हम यहाँ से अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं, दोनों पक्षों को स्क्वायर कर दो, अल्फा इंटू बीटा बराबर 25 हो जाएगा। हमको पता है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल हमको ज्ञात हो तो हम उस द्विघात समीकरण को लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स, मूलों का योगफल मीन्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। इस तरीके से हम किसी भी द्विघात समीकरण को लिख सकते हैं ना। तो हमको देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है 8 और अल्फा बीटा की वैल्यू पता है 25, तो हम लोग यहाँ पे जब रखेंगे वैल्यू तो हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मीन्स 8x प्लस अल्फा बीटा मीन्स 25, तो ये बन जाएगा आपका द्विघात समीकरण, ठीक है। x² माइनस अल्फा, सॉरी यहाँ पे समांतर माध्य दिया होता तो y2 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा बीटा कितना जाएगा 16 हो जाएगा ना, अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा 16, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समांतर माध्य दिया उसका योग नहीं दिया होता ना, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 16, तो x² माइनस 16x प्लस 25 बराबर 0, ठीक है। देख लो यहाँ पे सोल्यूशन मैं दे दिया हूँ आपको। मान लीजिए द्विघात समीकरण का मूल अल्फा बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बराबर 8, अल्फा प्लस बीटा 16 हो जाएगा, और अंडर रूट अल्फा बीटा हो जाएगा 5, अल्फा बीटा 25। हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का मूल अल्फा बीटा हो तो द्विघात समीकरण कैसे लिखेंगे, इस तरीके से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो बस ये चैप्टर आज खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद अगले लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9.4 से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद उसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करते रहिए और जितने भी लोग हों उन सबसे शेयर करो ताकि सब लोग देखें, सब लोग का फायदा हो, ठीक है। तो धन्यवाद।